नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत अपील के बारे में। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस एक्ट के सेक्शन 11 में अपील करने के आधार के बारे में चर्चा करेंगे। लॉ एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, स्पेशली जो 3 ईयर या 5 ईयर के लॉ प्रोग्राम में शामिल है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के अंतर्गत हमें इस एक्ट को पढ़ना पड़ता है। सो गाइस, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारे आज के टॉपिक पर, मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में हम चर्चा करते हैं और बताएंगे। स्पेशली जो वीडियो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए, तो धारा 11 को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ट्रेड यूनियन के बारे में जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे इसकी हिस्ट्री को, इसमें जो ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन है इस एक्ट में जो डिफाइन की गई है, और किस प्रकार से ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो गाइज, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज धारा 11 की चर्चा करेंगे। अपील। अपील का अर्थ क्या होता है उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसका बेस क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम 7 व्यक्ति या 2001 के संशोधन के बाद 100 लोग या 10% उस इंस्टीट्यूट के जो भी या उस उद्योग के जो संघ बनाते हैं, वो अपना एक आवेदन पत्र रेडी करके रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं, जिसका उल्लेख सेक्शन 3 में किया गया है इस एक्ट के तहत। अगर रजिस्ट्रार संघ के पंजीकरण करने से इनकार कर दे, ठीक है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी है, जो भी इस एक्ट में कहा गया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारी फॉर्मेलिटीज निभाई जा रही है, सब कुछ आवेदन पत्र रेडी किए जा रहे हैं, और रजिस्ट्रार के पास भेजने पर भी वो पंजीकरण ना करे, या फिर प्रमाण पत्र अगर रजिस्ट्रार जो है पंजीकरण कर ले, ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन है। अगर रजिस्ट्रार जो है इसका पंजीकरण कर ले, इसको प्रमाण पत्र दे भी दे, लेकिन वापिस से उसको प्रमाण पत्र वापस ले ले, या उसके रजिस्ट्रेशन देने के बाद रद्द कर दे, तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति है उसको मतलब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, ये जो यूनियन है वो कहाँ जाएगी, उसके बारे में सेक्शन 11 चर्चा करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रद्द करने का ये रद्द है, एक्चुअल में रद्द करने या पंजीकरण वापस लेने के निर्णय को रजिस्ट्रार पुनः अवलोकन नहीं कर सकता। मतलब अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है तो उसका पुनर्अवलोकन जो है हम वहाँ पर नहीं हो सकता है, इसके लिए जो है न्यायालय जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के आदेश को, ठीक है, रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध निम्न 2 आधारों पर अपील की जा सकती है। पहला, रजिस्ट्रार द्वारा संघ के पंजीकरण के इनकार करने पर, और उसके द्वारा प्रमाण पत्र वापस या रद्द किए जाने के आदेश देने पर। 2 आधार है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रार है, ओके। तो रजिस्ट्रार के आदेश दिए जाने की तिथि से 2 महीने या हम कहें 60 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है, क्योंकि अपील की एक समय सीमा निर्धारित होती है। फिर तो ठीक है, 60 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। और धारा 11 के अनुसार संघ के प्रधान कार्यालय की स्थिति के अनुसार अपील 2 स्थानों पर की जा सकती है, ठीक है। अपील जो है 2 स्थानों पर की जा सकती है, एक हाई कोर्ट में और दूसरा सिविल कोर्ट में। यदि पंजीकृत प्रधान कार्यालय प्रेसिडेंसी टाउन की सीमा में है तो अपील सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है। जहां संघ का प्रधान कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय उक्त टाउन्स की सीमा के बाहर है तो अपील जो है मूल क्षेत्राधिकार रखने वाली मुख्य दीवानी अदालत में या अतिरिक्त या सहायक न्यायाधीश कार्यालय से निम्न स्तर के न रहने वाले किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिससे कि समुचित सरकार नियुक्त करे, अर्थात समुचित सरकार के निर्देश पर। दूसरे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर 2001 में एक बात को लेकर संशोधन हुआ था, और ये हुआ था कि जहाँ संघ का प्रधान कार्यालय श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण की क्षेत्राधिकार में आता है, तो वहाँ पर जो अपील है वो श्रम न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। श्रम न्यायालय में या फिर अधिकरण में की जा सकती है। श्रम न्यायालय और अधिकरण को हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में समझा है, तो वहाँ पर की जा सकती है।
और गुजरात तथा मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल कोर्ट में अपील की जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो है अपील कहाँ की जाती है, इंडस्ट्रियल कोर्ट में की जाती है, और इसका निर्णय जो है अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है, इसे मानना ही पड़ता है। इस खंड के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपील को अपास्त करने की दिशा में जो एग्रीगेट पर्सन्स होते हैं, जो एग्रीवेट पर्सन होता है वो उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर ये दो बातें हमें स्पेशली ये बातें हमें याद रखनी है। आइए हम जानते हैं अपीली न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अपील को अपास्त करना, ठीक है। अगर अपील कौन करेगा, सिंपल सी बात है, उसका पंजीकरण रद्द किया गया है, रजिस्ट्रार तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो यूनियन है, यूनियन के व्यक्ति जाएंगे अपील को लेकर, तो वो देख सकता है, जो भी न्यायालय वो देख सकता है कि हाँ रजिस्ट्रार ने सही किया है, तो वो इस अपील को निरस्त कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। लेकिन और ये भी हो सकता है कि व्यवसायी संघ के पक्ष में निर्णय दे दे, अर्थात अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो न्यायालय है रजिस्ट्रार को संघ को पंजीकृत करने का आदेश दे सकता है, जो धारा 8 के उपबंधों के समान होगा। अपीली न्यायालय के आदेश रजिस्ट्रार के लिए बाध्यकारी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अपील के अधिकार यहाँ पर अपीलीय है, तो अपीली न्यायालय के निर्णय जो होते हैं वो किस पे बाध्यकारी होती है, रजिस्ट्रार के लिए बंधनकारी होते हैं, मतलब उसको मानना ही होता है। वह विहित ढंग से इसको अपने रजिस्टर में जो है दर्ज करेगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जो इस बात का अखंड साक्ष्य होगा कि संघ रजिस्टर्ड हो गई है। अपील सुनने वाला न्यायालय जहां तक संभव है उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उन्हीं शक्तियों से युक्त रहेगा मानो वह कोई सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी बात का निर्णय कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये क्या कर सकता है, न्यायालय जो है कॉस्ट की अदायगी के संबंध में भी आदेश दे सकता है कि वह कब, कितना और किसके द्वारा देय होगा, जिसे अदत्त मालगुजारी के समान वसूल किया जा सकता है मानो वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय हो। अपीली न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही रजिस्ट्रार कार्य करेगा और अपील अस्वीकृत करने का अर्थ होगा रजिस्ट्रार के आदेश को बहाल करना, तथा स्वीकृति का मतलब होगा पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आदेश देना, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ से स्पष्ट होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कब कौन सा पहलू रहेगा वो यहाँ से स्पष्ट हो गया। यदि अपीली न्यायालय अपील को स्वीकार करता है तो उसका अभिप्राय यह है कि रजिस्ट्रार का आदेश जो है प्रारंभतः शून्य होगा, ठीक है, और संघ का नाम पंजीकरण रजिस्टर में यथावत कायम रहा है, जैसे उसे रद्द ही नहीं किया गया, ये माना जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आती है। तो ये सेक्शन 11 के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार सेक्शन 12 की भी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 12 जो है इसमें रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के बारे में दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर बात करें तो सेक्शन 13 की भी यहाँ पर चर्चा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो अगर रजिस्टर हो गया है कोई भी यूनियन, तो प्रत्येक पंजीकृत यूनियन अपने पंजीकरण के नाम पर एक निगमित बॉडी होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, और उसे उत्तराधिकार के शाश्वत अधिकार प्राप्त होंगे। उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, चल एवं अचल संपत्ति रखने का उसको अधिकार होगा, और धारण करने के साथ ही वह संविदा यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकता है। वह कथित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकने में समर्थ होगा और उसके विरुद्ध इस नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है पंजीकरण से कुछ लाभ, जो यूनियन पंजीकृत हो जाती है तो उसको कुछ लाभ भी मिल जाते हैं, तो ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये बातें थी अपीली न्यायालय के बारे में। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।